अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वहीद राजपर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो नौजवान लंदन, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी समेत मुख्तलिफ जो ममालिक हैं वहाँ पर जो तालीम हासिल करना चाह रहे हैं, ख्वाहिशमंद हैं जो नौजवान, वो कैसे जा सकते हैं, इस हवाले से आज जो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिद पीरज़ादा साहब। उन्होंने लाड़काना की जो है वो देहात से एक गाँव से ताल्लुक़ है उनका, वहाँ से इन्होंने सफ़र शुरू किया, लंदन में पढ़े, पीएचडी की। उसके बाद जो है वो कनाडा गए इमिग्रेशन के थ्रू। अभी जो है वहाँ टोरंटो में बतौर जो है डॉक्टर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं, खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। ये उनका सफ़र कैसे जो मुकम्मल हुआ, लाड़काना से टोरंटो तक जो है इनका सफ़र कैसे रहा, आज हम बात करेंगे कि जो है वो नौजवानों के लिए गाइडलाइन भी जो दें कि वो कैसे जा सकते हैं लंदन, जर्मनी, कनाडा। तो आज इस पर तफ़सीली हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका ये सफ़र कैसे रहा? लाड़काना से आप कनाडा तक गए, लंदन गए, वहाँ एजुकेशन हासिल की। इसके लिए नौजवानों को गाइड कैसे करेंगे आप? जी, बहुत शुक्रिया भाई साहब। देखें, मेरी सिचुएशन तो ये था कि मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, मैं बेसिकली वेटनरी डॉक्टर हूँ, ठीक है ना, जिसको हम डीवीएम कहते हैं, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। तो टंडोजाम से मैंने वो डिग्री हासिल की और चूँकि मैं अपने क्लास में टॉपर था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ पीएचडी स्कॉलरशिप्स होते हैं। तो मैंने वो स्कॉलरशिप हासिल की, मेहनत की, वो स्कॉलरशिप हासिल की बीइंग अ टॉपर। तो फिर मैं यूनाइटेड किंगडम गया पीएचडी करने के लिए। अच्छा, पीएचडी करने के बाद फिर मैं पाकिस्तान आया, यहाँ कुछ टाइम सर्व किया। फिर मैंने यहाँ से इमिग्रेशन के लिए, कनाडा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया। अच्छा, अब आते हैं कि कनाडा में इमिग्रेशन कैसे ली जाए। उसके तीन जो है ना वो एक पहलू हैं कि एक तो ये है कि आप स्किल्ड वर्कर के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कनाडा की गवर्नमेंट को हर साल वो एक अपनी वेबसाइट पे, कनाडा इमिग्रेशन की वेबसाइट पे एक प्रोफेशंस की लिस्ट जो है ना वो अपडेट करती हैं, जिसमें ये देखना होता है कि उनको उस साल में कौन कौन से प्रोफेशंस के लोग चाहिए पूरी दुनिया से, जिसमें नर्सेज हो सकते हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स की जितनी भी फील्ड्स हैं, इवन जो वेल्डर्स हैं, छोटे छोटे जिनके टेक्निकल कोर्सेज किए हुए हैं, इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का, जो है ना होटल में जो शेफ़ होते हैं उनका, और बड़ी लेवल पे जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, इस तरह की वो कैटेगरीज होती हैं। उसको देखने के बाद आपने ये देखना है कि आप किस कैटेगरी में, जिस जो आपका प्रोफेशन है वो उस लिस्ट में है या नहीं। अगर है तो बेसिकली नौजवानों के लिए बहुत मौक़ात हैं कि आप अगर एज ग्रुप में हैं कि अगर आप 40 से नीचे हैं, ठीक है, और आपका अपने प्रोफेशन में डिप्लोमा या डिग्री के बाद कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस है, और उससे जो है ना उसके अलावा जो है ना इंग्लिश रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो नौजवानों को यानी इस पे काम करना होगा कि उनके पास जो है ना आइल्स या टॉफल के जो है ना इंग्लिश का एक जो रिक्वायरमेंट लेवल है वो उनके पास होनी चाहिए। उसके बाद जब आप अप्लाई करते हैं तो एक होता है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट का इमिग्रेशन प्रोग्राम होता है, जिसमें जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। दूसरा एक होता है एक्सप्रेस प्रोग्राम होता है कि जिसमें अगर आपकी राइट एज है, आपकी राइट प्रोफेशन है, आपके पास जो नंबर ऑफ़ एक्सपीरियंस वो ईयर्स हैं, आपकी इंग्लिश का स्कोर, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो जो हाईली स्किल्ड और जिनका स्कोर ज़्यादा होता है वो टॉप पे आ जाते हैं। तो उनका सालों के बजाय महीनों में वो प्रोसेस हो जाता है। एक तो वो फेडरल का भी प्रोग्राम होता है। इसी तरह कनाडा के अंदर जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं उसमें जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स भी इसी तरह के होते हैं, जिसमें आपको जो छोटे छोटे जो टेक्निकल शोबे से ताल्लुक़ लोग रखते हैं और उनके पास जो है ना अगर इंग्लिश का स्कोर है और नंबर ऑफ़ ईयर्स एक्सपीरियंस है, तो वो आप प्रोविंशियल प्रोग्राम में भी जल्दी आपकी इमिग्रेशन हो जाती है। अच्छा, इमिग्रेशन होने के बाद आप पे ये रिक्वायरमेंट नहीं कि आपने उसी प्रोविंस में रहना है। वंस यू लैंड देयर तो आप फिर एक सूबे से, एक शहर से कहीं भी जाने के लिए ओपन हैं। तो इमिग्रेशन का एक तो ये कैटेगरी है जिसको हम स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम कहते हैं। दूसरा होता है कि स्पॉन्सर, फैमिली स्पॉन्सरशिप। फैमिली स्पॉन्सरशिप का मकसद ये है
कि अगर कोई यहाँ का बच्चा है, यहाँ की बच्ची है, वहाँ पे वो उनकी जो मैरिज होती है तो वो फैमिली स्पॉन्सरशिप में वो जल्दी में वहाँ पहुँच सकते हैं। तीसरा है बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप। उसमें ये होता है वो भी फास्ट हो सकता है, उसमें भी टाइम मतलब जो ना बहुत ज़्यादा नहीं लंबा चाहिए। इसमें ये होता है कि आप को ये देखना होता है या आपको ये बताना होता है कि आप ये प्रोफेशन, ये बिजनेस आप यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, और आपको इतना ये एक्सपीरियंस है और आपके पास ये इतनी इन्वेस्टमेंट है, पैसे आपके पास हैं। अब आप चाहते हैं कि आप वो पैसे लेके वहाँ जाएं और उसी प्रोफेशन को आप वहाँ पे कंटिन्यू करें। तो उसमें आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है कि मैं वहाँ जाके ये काम करूँगा, तो वो इंटरप्रेन्योरशिप में आ जाता है। तो ये 3 बेसिक कैटेगरीज हैं कनाडा इमिग्रेशन की। इसमें अगर जैसे समझे नौजवान जी, जाना चाह रहे हैं जैसे यूके में स्कॉलरशिप के लिए, या उनके पास पैसे जी। हैं तो वो खुद भी जा सकते हैं, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? आइल्स कितना स्कोर चाहिए? उसके अलावा क्या-क्या है? पैसे कितने बैंक अकाउंट में चाहिए? सही। अच्छा देखें, जो हम कनाडा, पहले तो मैं इस सवाल पे आता हूँ आपके सवाल पे, लेकिन जैसे कनाडा की इमिग्रेशन नौजवानों के लिए एक बहुत जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो ये है कि अगर कोई अफोर्ड कर सकता है कि आप वहाँ पे किसी प्रॉपर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, 2 साल की एमएससी, एमफिल यानी पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। तो वहाँ जाके जब आप 2 साल अभी कंप्लीट करने वाले होते हैं और आपको वहाँ उसी शोबे में अगर भली मिनिमम कैटेगरी की भी कोई जॉब मिलती है तो आपको वर्क परमिट मिल जाता है। जब वर्क परमिट मिलेगा तो वहाँ पे आपको वहाँ का सोशल इंश्योरेंस नंबर मिल जाएगा। तो उन ममालिक की भी ख्वाहिश होती है कि ज़ाहिर है आप एक स्किल्ड हैं, आप एजुकेटेड हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, तो आपको 2 साल के बाद समझें कि आपको सोशल इंश्योरेंस नंबर या वर्क परमिट मिल जाता है तो इवेंचुअली आप परमानेंट रेजिडेंट और सिटीज़न बन जाते हैं। अच्छा, जहाँ तक स्कॉलरशिप्स की बात है, जैसे कोई कनाडा या यूके, जैसे मैं यूके पीएचडी मैंने की है, मैं तो मुझे तो एक स्कॉलरशिप थी, मैं उस पे गया। लेकिन आजकल मैं समझता हूँ कि पहले के मुकाबले में आजकल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में जर्मनी है, फ्रांस है, ठीक है, वहाँ पे आपसे वो ट्यूशन फीस भी नहीं लेते हैं, इट्स फ्री। लेकिन वो आपको कहते हैं कि आप जो 1 या 2 साल जो पढ़ने के लिए आ रहे हैं, आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए कि आप अपने आप को वहाँ पे रहने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए सर्वाइव कर सको। बाकी जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो फ़ीस है वो वेव होते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है जो हमारे नौजवानों को अवेल करनी चाहिए कि यूरोपियन कंट्रीज़, जैसे मैंने बताया कि इटली है, फ्रांस है, जर्मनी स्कॉलरशिप्स उसमें बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा चाइना में बेशुमार स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है, आप चाइना जा सकते हैं पढ़ने के लिए। जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है, 4 साल जो बीएससी या बीए जिसको हम कहें, उसमें आपको एक्सपेंसेस ज़्यादा चाहिए क्योंकि वो 4 साल का एक प्रोग्राम है, ठीक है, और उसमें स्कॉलरशिप से थोड़े कम होते हैं बनस्बत पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी के। तो यूके में भी इस तरह फॉरेन की स्कॉलरशिप्स होती हैं, लोकल हमारी स्कॉलरशिप्स हैं। लेकिन इस सब चीज़ों को हासिल करने के लिए जब आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में पढ़ने के लिए सोच रहे हैं या जाना चाहते हैं, तो नौजवानों को जो है ना, यानी अपनी जो एकेडमिक जो उनका सब्जेक्ट है उसके साथ साथ इंग्लिश पे मतलब ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहाँ की यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट से कि आपको जैसे यूएस है, कनाडा है, यूके है, वहाँ की ये रिक्वायरमेंट है कि किसी भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करने के लिए आपको आइल्स यानी कम से कम 7+ बैंड आपको चाहिए, ठीक है ना, मिनिमम। इसी तरह जैसे टॉफल है तो वो 550+ आपको स्कोर चाहिए। तो उसके लिए हमारे नौजवानों को चाहिए कि वो साइमल्टेनियसली जब वो मतलब पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करें। नहीं, वहाँ जॉब्स कौन-कौन सी हैं? अगर कोई नौजवान आए, स्टूडेंट जी, जैसे आ रहे हैं, तो उनको ओवरटाइम के लिए जी, जॉब भी चाहिए। जी, बिल्कुल। वहाँ पे देखें, बाय लॉ जब आप पढ़ते हैं तो आप 16 टू 20 आवर्स आपको वहाँ पे एक वर्क परमिट मिलती है। आप इतने घंटे लीगली वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा जब आप जॉब करेंगे तो आप फुल टाइम फिर जॉब में चले जाएंगे, फिर आपकी स्टडी डिस्टर्ब होती है। तो वो 16 टू 20 आवर्स, उस 16-20 आवर्स जॉब करने से ये है कि आप अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं कम से कम वो आप मतलब वहाँ से कमा सकते हैं।
हमारे जैसे पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, जर्मनी में क्या सिस्टम है, वहाँ पर क्या फ़र्क है कनाडा का, यूके का? देखें, एजुकेशन सिस्टम में बहुत फ़र्क है, ठीक है ना। कि हमारे यहाँ जो अभी तक यूनिवर्सिटीज़ में वही ट्रेडिशनल सिस्टम जो है कि आपको रटा लगाना पड़ता है, आपको वो चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। वहाँ पे डिफरेंट, वहाँ पे सेल्फ थिंकिंग होती है, एनालिटिकल होता है, ठीक है ना। कि आपको चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको मतलब ओपन बुक होता है कि आप अपनी जो है ना एक ऐसे लिखें जिसमें आपकी क्रिटिकल एनालिसिस हो, असाइनमेंट्स होते हैं, मिड टर्म्स होते हैं। लेकिन उसमें यह है कि आपको समझना होता है और वो बहुत आसान है यहाँ के सिस्टम के मुकाबले में। मैं पर्सनली, चूँकि मैंने यूके में पीएचडी की, फिर मैं जब कनाडा गया तो वहाँ पे मैंने वेटनरी लाइसेंसिंग जो एग्जामिनेशन होता है कि प्रैक्टिस करने के लिए आपको वहाँ का थ्योरी और प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम पास करने होते हैं। तो आई वाज लकी कि मुझे 6 महीने ऑन्टारियो वेटनरी कॉलेज, जो कनाडा का सबसे ओल्डेस्ट वेटनरी कॉलेज है और बड़ा कॉलेज है, वहाँ पढ़ने का मौका मिला। तो वहाँ पढ़ाई आसान है कि वो जो चीज़ें हैं वो आपको प्रैक्टिकली और क्लिनिकली, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, तो वहाँ पे वो जो चीज़ें हैं वो आपको क्लिनिकली समझाते हैं, आप अपनी बाय हैंड्स वो चीज़ करते हैं। तो उन चीज़ों को फिर एग्ज़ाम में मतलब परफॉर्म करना ना बहुत आसान होता है यहाँ के मुकाबले में। कि हम क्लिनिकल ओरिएंटेड काम नहीं करते हैं, हैंड्स ऑन चीज़ें बहुत कम होती हैं, थ्योरी होती है। और थ्योरी का भी जो पढ़ने और पढ़ाने का जो एक सिस्टम है वो बहुत ओल्ड ट्रेडिशनल है। तो वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े